नमस्कार नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी। उत्कर्ष क्लासेस 6 to 12 स्मार्ट ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को हम शुरू करें इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्कर्ष को। आई वुड लाइक टू थैंक उत्कर्ष, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आप सभी विद्यार्थियों से रूबरू हो रहा हूँ। आई एम मेंटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊँगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान पर भी। जैसा कि आप लोगों के कमेंट में देख रहा हूँ, बजरंग शियाग, रुकमा, अमित, कुंदन सभी ने नमस्कार कहा है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी आज की क्लास का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो आप तराजू देख रहे हैं, इस तरफ आप ये स्टैचू देख रहे हैं, आप समझ तो गए होंगे कि आज की हमारी क्लास का विषय क्या है। जी हाँ स्टूडेंट, हमारी क्लास जो है वो आरबीएससी 12th क्लास है और जिसका पहला टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, न्याय, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस पर चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले क्यों नहीं हम अपने सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से। तो आप देखेंगे कि हमारी जो राजनीति विज्ञान की किताब है उसमें किताब दो भागों में बटी हुई है। एक पोर्शन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी कि इसका सैद्धांतिक भाग है। दूसरा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है, व्यवहारिक भाग है। आपको दोनों ही पोर्शन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। हालांकि विद्यार्थी ज़्यादातर प्रैक्टिकल पोर्शन में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में भी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट इकाई है, जिसमें आप प्रमुख अवधारणाएं देख रहे हैं, इन अवधारणाओं में हम पढ़ेंगे न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, धर्म, स्वतंत्रता एवं समानता। फिर हम दूसरी जो इकाई है वो देख रहे हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं में हम राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग राजनीतिक विचारधाराएं, जिनमें उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, इन सभी विषयों पर पढ़ाई करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगली इकाई में भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। इसमें पहला है नियोजन और विकास, जिसमें आप नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, भारत और वैश्वीकरण, नवीन सामाजिक आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण। तो ये जो है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी कि किताब का पहला भाग है, जिसमें हम टोटल 40 अंक देखेंगे। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके मिलकर के 40 अंकों के होंगे। बोर्ड की परीक्षा में इनमें से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, हम आने वाली क्लासों में इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी सेकंड बुक है वो है भारत में शासन व लोकतंत्र। इसमें आप पहली इकाई देख रहे हैं भारत का संविधान है। भारत के संविधान में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं, इसके अलावा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में शासन सेकंड इकाई है, जिसके अंतर्गत हम संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन पर विचार करेंगे। दूसरा आप देख रहे हैं संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री, स्थिति, कार्य, इन पर चर्चा की जाएगी। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्यपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका, उसका कार्य, उसका गठन, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप, हम इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं आप देखेंगे। जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, इसके अलावा गठबंधन की राजनीति। लास्ट में आप देखेंगे भारत की विदेश नीति व संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें आप देखेंगे भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व शांति स्थापना में क्या योगदान रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों की चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान, चीन व नेपाल, इनके साथ हमारे क्या संबंध हैं। क्षेत्रीय संगठन आसियान, सार्क, इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं, हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे
जिसका शीर्षक आज जो आप देख रहे हैं वो है न्याय, जो हमारी फर्स्ट इकाई है जिसमें हम प्रमुख अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। उसमें पहली अवधारणा है न्याय। उसके बाद हम शक्ति, सत्ता, वैधता, इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं न्याय से। तो स्टूडेंट्स, जब हम न्याय की बात करते हैं तो उसमें सबके दिमाग में ख्याल आता है कि न्याय क्या है। बिल्कुल, हम न्याय क्या है इस पर भी बात करेंगे। न्याय एक ऐसा विषय है जो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक बहुत चर्चा का विषय रहा है। आज भी इस पर वाद विवाद, इस पर चर्चा की जाती है कि न्याय है क्या। हम न्याय का चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने पेश करूंगा। और कहानी क्या है, देखिए। एक संयुक्त परिवार में रहने वाले कुछ लोग, जिनका एक वयोवृद्ध व्यक्ति है जो मुखिया है, उसके 4 बेटे हैं। चारों बेटों में से हर एक बेटा जो इनकम है उसकी, यानी कि जो कमाता है, वो अलग अलग है। यानी कि एक बेटे की इनकम मान लीजिए 10,000 है, दूसरे बेटे की इनकम 15,000 है, तीसरे की 20,000 है, चौथे की 25,000 या 30,000 रुपये है। यानी कि वेरिएशन है, सब में एक समानता नहीं है। और संयुक्त परिवार का नियम ये कहता है कि सभी बच्चे जब महीना पूरा होगा, पेमेंट आएगी या तनख्वाह आएगी, पिताजी के हाथ में ला करके देंगे। पिताजी सभी बच्चों के बीच में उसको लेने के बाद जब उनके खर्चे होते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एक समान वितरण करते हैं उसके अंदर। यानी कि बड़े बेटे ने ज़्यादा कमाया या छोटे बेटे ने ज़्यादा कमाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब उनके खर्चों की बात आती है, बच्चों की स्कूल की बात आती है, तो एक ही जैसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के कपड़े दिलवाने होते हैं तो एक समान रूप से उन पर भी खर्च किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सब पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि खर्च सब पर बराबर हो रहा है, जबकि कमा सभी अलग अलग रहे हैं। अब अगर हम न्याय की बात करें तो जो परंपरागत जो थ्योरी है, इनकी ट्रेडिशनल थ्योरी जो है, परंपरागत जो सोच है, वो ये कहती है कि यही नैतिकता है कि बच्चे भले ज़्यादा या कम कमाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन खर्च सब पर एक समान होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। संयुक्त परिवारों के टूटने का, उनके विघटन होने का कारण क्या बनता है कि जब बच्चों के मन में ख्याल आने लगता है कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी खर्च हम पर उतना ही किया जा रहा है जो कम कमा रहा है उसके बराबर। यहाँ पर जो ये ख्याल आ रहा है कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मुझ पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए, वो कम कमा रहा है उस पर कम खर्च होना चाहिए, और यही कारण जो बनता है संयुक्त परिवारों के टूटने का। इससे ये पता चलता है कि कानूनी न्याय क्या कहता है कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसने जितना ज़्यादा कमाया उसको उतना मिलना चाहिए। तो हम न्याय को बेसिकली 2 भागों में बढ़ता हुआ देखते हैं। एक क्या होता है, जो परंपरागत थ्योरी है वो बल देती है नैतिकता पर, और दूसरी जो थ्योरी है वर्तमान समय में वो कानून पर बल देती है। इस कहानी के अंत में हम लोग न्याय की चर्चा को कुछ इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि वास्तव में न्याय तभी होगा जबकि हम नैतिकता और कानून दोनों का समागम रखें, अर्थात दोनों को साथ में रखें और उसी के आधार पर कोई निर्णय करें, तो वही वास्तव में न्याय होगा। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि न्याय की जो अवधारणा है, हम इसे कितने भागों में बांट करके इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं इसका जो काल विभाजन है, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे न्याय की अवधारणा को प्राचीन काल में। तो सबसे पहले प्राचीन काल, उसके पश्चात मध्यकाल, उसके पश्चात आधुनिक काल, उसके पश्चात भारतीय चिंतन में न्याय क्या कहता है, तो हम चर्चा करेंगे भारतीय चिंतन की भी। और हम लास्ट में इस चैप्टर के अंत में हम पढ़ेंगे न्याय के प्रकार। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, भारतीय चिंतन में न्याय की क्या क्या अवधारणा रही है, और फाइनली हम पढ़ेंगे न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। हम जब प्राचीन काल में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे यूनानी न्याय की अवधारणा से स्टार्ट करेंगे, पाश्चात्य अवधारणा जिसको कहा जाता है। यहाँ हम प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों ने न्याय के बारे में क्या कहा है, उनके विचारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
फिर हम मध्यकाल में जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास के बारे में, उन्होंने न्याय को लेकर के क्या कहा है। आधुनिक काल में आएंगे तो हम डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, बेंथम, जे.एस. मिल, इनके बारे में चर्चा करेंगे, न्याय के बारे में इन सभी के क्या विचार हैं। भारतीय चिंतन में आएंगे तो हम पढ़ेंगे कौटिल्य, मनु, उसके पश्चात सोमदेव, भारद्वाज, शुक्र, इन लोगों ने न्याय को लेकर के किस प्रकार के विचार अभिव्यक्त किए हैं। और फिर लास्ट में हम न्याय के प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि न्याय कितने प्रकार का हो सकता है। मुख्य रूप से न्याय दो प्रकार का है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। एक है उसका नैतिक और दूसरा उसका कानूनी पक्ष। लेकिन इसके अलावा और 3 भागों में न्याय को बांटा जा सकता है, जिसमें राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्लास के अंदर आज प्राचीन काल और मध्यकाल में क्या चिंतन रहा है न्याय को लेकर के, उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम शुरुआत करते हैं न्याय के अर्थ को लेकर के कि न्याय का अर्थ क्या है। ज़्यादातर विद्यार्थी अशोकदान चारण, गणपत, मनोहर, ये सभी लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। अब हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष से आज इस क्लास में जुड़ रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं। हम इसी प्रकार इस क्लास को खुशी खुशी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम न्याय के अर्थ को लेकर के। जब हम न्याय के अर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कि न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम बात करेंगे न्याय अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतर है। जस्टिस शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जस्टिस शब्द की उत्पत्ति हुई है जस्टिशिया शब्द से। और जस्टिशिया शब्द जो है वो है ग्रीक भाषा का शब्द, जिसको हम यूनानी भाषा कहते हैं। यूनान की भाषा, यूनान एक बहुत पुरानी सभ्यता रही है। उस सभ्यता में जो भाषा चलती थी उसे ग्रीक भाषा कहा जाता है। ग्रीक भाषा में जस्टिशिया शब्द जो था उसी से जस्टिस शब्द बना है और जस्टिस को ही हम न्याय कहते हैं। जस्टिशिया शब्द का अर्थ क्या है? तो हम जस्टिशिया शब्द के जब अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ है जोड़ना। अब जोड़ने का अर्थ क्या है? जोड़ बाकी गुणा भाग वो जोड़ना नहीं, वो नहीं है। यहां जोड़ने का अर्थ है लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। अब लोगों को जोड़ने का अर्थ यह है कि जब एक समाज, एक राज्य में न्याय होगा तो लोग अपने आप जुड़कर रहेंगे। तो एक बार रिपीट करते हैं हम। जस्टिशिया शब्द जो कि ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का है। जस्टिशिया शब्द का अर्थ जोड़ना है, लोगों को जोड़ना। जस्टिशिया शब्द से उत्पत्ति हुई अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द की, और जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतर क्या है? न्याय। तो आपने यहाँ पर किस प्रकार से न्याय का शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्याय के बारे में जो सबसे पहले विद्वान हैं, जिनको हम राजनीति विज्ञान का प्रथम विद्वान कह सकते हैं, जिनका नाम आप देख रहे हैं, प्लेटो है। आप प्लेटो को पिक्चर में भी देख रहे हैं। बहुत ही प्राचीन काल के विद्वान हैं। प्लेटो से पहले इनके गुरु हुए थे सुकरात। सुकरात ने भी राजनीति के बारे में विचार दिए, लेकिन सुकरात के विचार हमें लिखे हुए नहीं मिलते हैं। जो लिखित रूप से विचार मिलते हैं वो हमें प्लेटो से ही मिलते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेटो ने न्याय को लेकर के क्या कहा है उस पर चर्चा करें। उससे पहले हम चर्चा करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय को लेकर के। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्लेटो का जन्म कब हुआ। प्लेटो का जन्म हुआ है 427 ईसा पूर्व। 427 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। जन्म कहां पर हुआ? तो स्थान यूनान के एथेंस नगर में।
कहाँ पर हुआ? यूनान के एथेंस नगर में हुआ। ये उस समय यूनान के दो प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे, एथेंस और स्पार्टा। उनमें से यूनान में एथेंस नगर में इनका जन्म हुआ था। 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अकादमी की रचना की थी। अकादमी क्या है देखिए, अकादमी जिसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय, देखिए यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय अकादमी। और आज आप देखते हैं कि बहुत से लोग अकेडमी शब्द यूज करते हैं। ये अकेडमी शब्द जो है वो यहीं से जन्मा है, अकादमी से ही। हम इसको अकादमी हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में इसको अकेडमी कहा जाता है। तो इन्होंने अकेडमी नाम से उस समय एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी और उस शिक्षण संस्थान ने आगे लोकप्रियता प्राप्त करते हुए उसे एक दर्जा मिला यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय का। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। तो रचनाओं में हम देखेंगे रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आप लोगों को भी याद आ रहा होगा, जब प्लेटो का नाम आता है तो सबसे पहली जो रचना आती है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें से हम प्रमुख किताबों की बात कर रहे हैं, प्रमुख रचनाओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि लॉज, स्टेट्समैन। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन ये वो प्रमुख 3 रचनाएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। इसमें से रिपब्लिक इनका सबसे ज्यादा, रिपब्लिक जो है वो सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है, सबसे लोकप्रिय रचना। ये रिपब्लिक लिखी किस शैली में गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको संवाद शैली में लिखा गया है, संवाद शैली। संवाद शैली का मतलब क्या होता है? डायलॉग स्टाइल पे। डायलॉग स्टाइल समझते हैं हम, एक दूसरे से बातचीत करते हुए। इसमें प्लेटो ने अपने गुरु जो सुकरात थे, सुकरात को ही एक कैरेक्टर बनाया है और कैरेक्टर के साथ बातचीत चलते हुए जो विचार रखे जा रहे हैं, उन्हीं विचारों से न्याय के बारे में जो विचार रखे गए थे उनको हमने यहाँ पर लिया है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रिपब्लिक। रिपब्लिक किस शैली में लिखी गई है? वो लिखी गई है संवाद शैली में। लॉज और स्टेट्समैन, हालांकि सवाल बनते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके सिलेबस में इनका उल्लेख नहीं किया गया है तो इस पर नहीं पूछा जाए। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जो किताब में लिखा गया है उतना ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, हमें थोड़ा और भी ज्ञान प्राप्त करना है। और का मतलब जो आपके टॉपिक में है उस टॉपिक से रिलेवेंट, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ और भी अगर ज्ञान हमें मिलता है तो वो ज्ञान हमारे नॉलेज को बढ़ाएगा। आने वाले समय में जब हम कंपटीशन एग्जाम्स में बैठेंगे, आप सभी जब कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सारा ज्ञान उस समय बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। इसलिए यहाँ से हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जितना अच्छा और जितना ज़्यादा हो सके वो ज्ञान दिया जाए। तो हमने यहाँ पर देखा प्लेटो के जीवन परिचय को लेकर के। आपने जीवन परिचय में क्या क्या देखा, रिपीट करता हूँ एक बार। आपने देखा उनका जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ। जन्म हुआ कहाँ पर? यूनान के एथेंस नगर में हुआ। अकादमी उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान का नाम है, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। फिर आपने इसमें ये देखा कि उन्होंने रचनाएं जो लिखी है उनमें कौन सी रचना इनकी फेमस है? रिपब्लिक है। हालांकि लॉज और स्टेट्समैन भी लिखी है, सबसे लोकप्रिय रचना प्लस संवाद शैली में लिखी गई। और रिपब्लिक के बारे में एक और चीज़ जो जानने के लिए ज़रूरी है वो है न्याय के बारे में जो प्लेटो ने विचार दिए हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। न्याय संबंधी विचार, ये विचार कहाँ दिए गए हैं? रिपब्लिक में दिए गए हैं। तो आपने अभी तक प्लेटो के जीवन परिचय पर चर्चा की है। अब आप चर्चा करने वाले हैं प्लेटो के न्याय के बारे में जो विचार है वो क्या है।
प्लेटो ने न्याय को लेकर के क्या कहा है। अब देखिए यहां से आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ नाम मेरे सामने हैं, विक्रम बिश्नोई जो कह रहे हैं यस सर, पूनाराम, जय भारत सुपर, दिनेश रिपब्लिक के 23वें व 24वें न्याय का उल्लेख किया गया है, बुराराम गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि आप बहुत एक्टिव हैं और आप इस क्लास के माध्यम से मुझे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने पढ़ रखा है। बिल्कुल हम उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिनकी आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लेटो के न्याय के बारे में विचार क्या है। तो देखिए हम क्या बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि प्लेटो ने न्याय को लेकर के सबसे पहले जो कहा है वो है न्याय व्यक्ति की आत्मा की पुकार है। अब यहां पर जब प्लेटो ये कहते हैं कि न्याय व्यक्ति की आत्मा की पुकार है, तो यहां वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर को जो चलाने वाला एक बहुत ही बड़ा स्रोत है, बहुत ही बड़ा एक तत्व है, वो है हमारी आत्मा। जब ये आत्मा हमारे शरीर को त्यागती है तो हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है, मृत हो जाता है। और उस आत्मा का संबंध किससे है? उस आत्मा का संबंध है परमात्मा से। और परमात्मा जो भी है, जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो परमात्मा हमेशा किसके साथ है? न्याय के साथ है। परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता है, तो हमारी आत्मा भी कभी अन्याय के साथ नहीं जा सकती। इसलिए हमारी आत्मा से जो भी आवाज़ निकलती है वो आवाज़ कैसी होगी? वो होगी न्याय के लिए। अब हम इस पर चर्चा करते हैं प्लेटो न्याय को लेकर के और क्या कहते हैं। देखिए प्लेटो कहते हैं कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? समाज को 3 भागों में बांट रहे हैं। वो 3 भाग क्या है? सबसे पहला दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग। दूसरा भाग जो है वो है सैनिक वर्ग। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि आज की इस क्लास में आप प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों को रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं। दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उसके पश्चात तीसरा वर्ग आता है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग, ये आप 3 प्रकार के वर्ग जो देख रहे हैं, प्लेटो के अनुसार समाज में ये 3 वर्ग पाए जाते हैं। अब ये 3 वर्ग बनते किस आधार पर हैं? हम उन तत्वों की भी चर्चा करते हैं, हम उन गुणों की भी चर्चा करते हैं जो मानव के गुण हैं। देखिए सबसे पहला प्लेटो ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के गुण जो होते हैं, मनुष्य के गुण, मनुष्य के गुणों में वो कहते हैं कि 3 प्रकार के गुण जो है वो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। वो 3 कौन कौन से गुण हैं? देखिए हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि भी होती है, हर व्यक्ति के अंदर साहस भी होता है, हर व्यक्ति के अंदर तृष्णा या फिर इच्छाएं भी होती है। अब होता यह है कि किसी व्यक्ति में बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति में साहस बहुत ज़्यादा होता है, किसी व्यक्ति में तृष्णाएं बहुत ज़्यादा होती है। तृष्णाओं का मतलब क्या है? तृष्णाओं का मतलब होता है हमारे अंदर बहुत कुछ पाने की इच्छाएं, लालसाएं जिनको कहा जाता है, हम उन्हें ही तृष्णा कहेंगे। तो ये तीनों ही गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं और हर इंसान में अलग अलग गुण होते हैं। यही कारण है कि हम में से ही कुछ लोग टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग आर्मी में जाते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, व्यापार और वाणिज्य करते हैं। तो प्लेटो ने उस समय समाज को 3 वर्गों में जो बांटा था वो किसके आधार पर बांटा था? मनुष्य में पाए जाने वाले 3 गुणों के आधार पर बांटा था। वो 3 गुण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि सबसे ज्यादा हो, बुद्धि, वो किस में जाएगा? दार्शनिक वर्ग में। जिसमें साहस सबसे ज्यादा हो वो सैनिक वर्ग का हिस्सा बनेगा। और जिसमें तृष्णा हो, तृष्णा, लालसा, इच्छा, ये सारे ही गुण अगर किसी में है तो वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। तो यहां आप जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि
प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा है और ये 3 भाग जो हैं वो बनते किसके आधार पर हैं? वो बनते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले 3 गुणों के आधार पर। अब प्लेटो ने इसके लिए ये जो गुण बता रहे हैं, इसके लिए प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत भी दिया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से प्लेटो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले गुणों के आधार पर 3 भागों में व्यक्ति को बांट देता है। यानी कि जो व्यक्ति तृष्णा, इच्छा, लालच रखेगा वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। जब वो शिक्षा को 3 अलग अलग स्तरों पर रखा गया है, बांटा गया है, जैसे 20 वर्ष तक की शिक्षा, फिर 30 वर्ष तक की शिक्षा, फिर उसके पश्चात की शिक्षा। तो मतलब जो शिक्षा का सिद्धांत दिया है, चूंकि आपके कोर्स में है नहीं इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा का सिद्धांत दिया इसी उद्देश्य से है कि समाज में न्याय की स्थापना हो सके, एक आदर्शवादी राज्य स्थापित हो सके, जिसको आइडियल स्टेट कहा जाता है, दार्शनिक राजा बना सके, इसलिए शिक्षा का सिद्धांत दिया गया था। तो यहां पर हम जो 3 वर्ग देख रहे हैं, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीनों ही वर्ग किस आधार पर बन रहे हैं? व्यक्ति में पाए जाने वाले 3 गुणों के आधार पर बन रहे हैं। वो 3 गुण कौन से हैं? बुद्धि, साहस, तृष्णा या फिर इच्छा। जिस व्यक्ति में सबसे ज्यादा बुद्धि होगी वो दार्शनिक वर्ग में जाएगा। दार्शनिक वर्ग का अर्थ है देश के शासन का संचालन करेगा, प्रशासन से संबंधित कार्य करेगा। जिस व्यक्ति में साहस बहुत ज्यादा है वो जाएगा सैनिक वर्ग में, वो देश की रक्षा का काम करेगा। जिस व्यक्ति में तृष्णाएं और इच्छाएं ज्यादा पाई जाती है वो व्यक्ति उत्पादक वर्ग में जाएगा और उत्पादन से संबंधित कार्य, व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्य करेगा। प्लेटो ने ऊपर के दोनों ही वर्ग जो है, ये जो वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों को संयुक्त रूप से संरक्षक वर्ग कह करके पुकारा है। तो हम ये कहेंगे कि दार्शनिक वर्ग तथा दूसरा वर्ग कौन सा है? सैनिक वर्ग। इन दोनों को कॉमन एक नाम दिया गया है, वो नाम है संरक्षक वर्ग। क्योंकि ये वो 2 वर्ग हैं जिनको प्लेटो ने एक और थ्योरी दी है, वो है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद का सिद्धांत। उस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इन दोनों ही वर्ग को किससे दूर रखा है? इन दोनों ही वर्गों को तृष्णाएं जिनसे हमारे अंदर पैदा होती है उनसे दूर रखा। अर्थात इन दोनों वर्गों के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, मतलब इनको इनके काम के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। इनके खाने पीने की सारी सुविधाएं जो उत्पादक वर्ग है उस उत्पादक वर्ग के माध्यम से इनको दी जाएगी। और उत्पादक वर्ग जो कमा रहा है और खर्च इनके लिए कर रहा है, बदले में उत्पादक वर्ग को क्या मिल रहा है? उत्पादक वर्ग को मिल रहा है संरक्षण। कहां से मिल रहा है? अगर बाहर से आक्रमण होता है तो सैनिक वर्ग से उसको सुरक्षा प्राप्त होती है, अगर न्याय चाहिए उसको तो उससे कहां से मिलेगा? दार्शनिक वर्ग से मिलेगा। तो इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन बनाया है। अब यहां पर हम न्याय के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए यह देखेंगे कि प्लेटो यह कहना चाहते हैं कि निर्धारित कर्तव्य को करना तथा दूसरों के कार्यों में दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, यही न्याय है। निर्धारित कर्तव्य क्या है? निर्धारित कर्तव्यों का अर्थ है कि दार्शनिक वर्ग न्याय प्रदान करने का काम करेगा, सैनिक वर्ग देश की रक्षा का काम करेगा, उत्पादक वर्ग उत्पादन से संबंधित कार्य करेगा, और कोई भी यह कोशिश नहीं करे कि एक दूसरे के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे। अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने निर्धारित कर्तव्यों को करते हैं तो स्वतः न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में जो आइडियोलॉजी दी है, वो आइडियोलॉजी, वो विचार जो है वो बेस किस पर है, यानी कि आधारित किस पर है? वो है आधारित नैतिकता पर। नैतिकता
प्लेटो के न्याय का आधार है। यहां आपसे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं प्लेटो के न्याय का आधार क्या है, आप बताएंगे नैतिकता प्लेटो के न्याय का आधार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लेटो ने न्याय किसे कहा है? प्लेटो ने न्याय निर्धारित कर्तव्य को पूरा करना, दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करना, इसी को न्याय कहा है। इसके अलावा संरक्षक वर्ग की श्रेणी में कौन कौन से वर्गों को रखा है प्लेटो ने? दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्लेटो ने संरक्षक वर्ग की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जा सकता है, न्याय व्यक्ति की आत्मा की पुकार है, ये कथन किसका है? ये कथन प्लेटो का है। ये भी पूछा जा सकता है दार्शनिक वर्ग में समाज से कौन सा व्यक्ति शामिल होगा जिस व्यक्ति में बुद्धि का गुण सबसे अधिक होगा। यह भी पूछा जा सकता है सैनिक वर्ग में कौन जाएगा जिसमें साहस सबसे अधिक होगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि उत्पादक वर्ग में कौन जाएगा, तो जिसमें तृष्णा और इच्छा की मात्रा ज्यादा होगी, वो गुण ज्यादा होंगे, वो जाएगा उत्पादक वर्ग में। तो यहां पर आपने न्याय को लेकर के प्लेटो ने क्या विचार अभिव्यक्त किए हैं, हमने उन विचारों पर चर्चा की है। हम अब आगे की ओर बढ़ते हुए अरस्तु की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर आप जो कुछ भी लिख रहे हैं हम देख लेते हैं। नरेश बिश्नोई सर, डेली क्लासेस, इसी तरह से मनीषा गुर्जर लिख रही है सर क्लास आप कब आएगी, क्लास अब अगली कब आएगी। नरेश बिश्नोई लिख रहे हैं सर डेली क्लासेस यूट्यूब पर आएगी, ऐप पर नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, ऐप पर भी आएगी और यूट्यूब पर भी आएगी। यहाँ आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ मैं, वो ये है कि ये आपकी डेली जो क्लासेस चलेगी उत्कर्ष के माध्यम से, वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आप अपने ऐप पर भी देख सकते हैं। अब विद्यार्थियों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यूट्यूब पर हम फ्री देख रहे हैं और ऐप पर हम पैसा खर्च करके देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप लोगों को ऐप पर जो सुविधाएं दी गई है वो सुविधाएं क्या है? आपको हर एक क्लास के बाद में एमसीक्यूज मिलेगा, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करवाते हुए आपको बताया जाएगा। आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास पीडीएफ का मतलब है जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा हुआ है आप वो भी देख पाएंगे। इसके अलावा आप क्या पाएंगे उसमें आप देखेंगे आपने जो कुछ आज पढ़ा है उसके ई नोट्स, वो ई नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। आपको वीकली एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट में आप अपने आप को मूल्यांकन कर पाएंगे अपना कि मैंने जो पढ़ा उसमें से मुझे आता कितना है। ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिलने वाली है और यूट्यूब पर आप केवल एक क्लास ही देख पाएंगे। तो ये एक बड़ा अंतर है ऐप में और यूट्यूब में। लेकिन जो भी अभी मुझसे जुड़े हैं और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्लास को लेट ज्वाइन किया होगा। तो आप सभी को एक बार फिर मैं नमस्कार करना चाहूँगा। कई स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर हमने ये पूछा आपने इसका जवाब नहीं दिया। बिल्कुल आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा जो जरूरी होगा। अब इसमें एक सवाल पूछा गया है नैतिकता क्या है। बिल्कुल हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, नैतिकता क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नैतिकता का मतलब क्या होता है। नैतिकता का मतलब है हमें सदाचारपूर्ण आचरण करना चाहिए, हमें सत्य अहिंसा इस मार्ग पर चलना चाहिए, हमें मानव मात्र की सेवा करनी चाहिए, हमें चोरी अपराध इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यही क्या है? नैतिकता है। अब देखिए हमने अभी न्याय की जब बात की तो ये देखा कि प्लेटो ने न्याय का आधार नैतिकता को बताया है। नैतिकता को क्यों आधार बताया है, इसका कारण क्या है? देखिए सभी को अपने अपने कर्तव्य सौंप दिए गए कि प्रत्येक वर्ग के ये कार्य होंगे, लेकिन क्या इन पर कोई कानूनी प्रतिबंध लगाया है? आपने कहीं पर भी ऐसा पढ़ा क्या कि अगर किसी ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको 5 साल या 10 साल का कारावास दिया जाएगा? ऐसी किसी व्यवस्था का उल्लेख प्लेटो ने नहीं किया है। तो फिर ये जो काम दिए गए हैं इनको देने का आधार क्या रखा गया है? नैतिकता रखी गई है। क्या आपको जो काम दे दिया, अब आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि आप उस ड्यूटी को पूरा करें, आप उस ड्यूटी को निभाएं।
और प्राचीन काल में जब तक कानून नहीं थे, हम चलते किसके आधार पर थे? जो प्राकृतिक कानून थे या प्राकृतिक जो नियम थे उन्हीं के आधार पर चलते थे, और प्राकृतिक नियम नैतिकता के आधार पर ही डिसाइड किए गए थे। तो शायद आपने जो सवाल पूछा था नैतिकता को लेकर के, वो आपका जवाब मिल गया होगा। और एक जगह से नाम लिखा हुआ आ रहा है मैग्नेट म्यूजिक की तरफ से कि लालच भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना किसी भी दृष्टिकोण से हमारे लिए उचित नहीं है। वो भी इसी श्रेणी में आता है कि अगर हम लालच कर रहे हैं, लालच से हम दूसरों का बुरा करेंगे तो हम नैतिकता नहीं बल्कि अनैतिकता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख करके भेज रहे हैं और सारे कमेंट्स को पढ़ करके उनके जवाब देते हुए अच्छा लग रहा है। इसी तरह से एक कमेंट और है जो ये कह रहा है कि मौलिक सद्गुण क्या है सर, और ये पूछा है नॉन स्टॉप टेक्निकल नॉलेज, जिनका नाम शायद कुछ नहीं है लेकिन इतना लिखा हुआ आ रहा है। मौलिक सद्गुण क्या है? देखिए, मौलिक सद्गुण का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ सद्गुण पाए जाते हैं, कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं जिनको हम सद्गुण कहते हैं, और ये सद्गुण हमारे अंदर नेचुरली होते हैं। देखिए, इंसान जब छोटे से बड़ा होता है तो उसके अंदर उसकी विकास की प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार के गुणों का समावेश होता जाता है, और वो समावेश होता है आसपास के वातावरण से, क्योंकि नेचुरली वो, देखिए, बच्चा जब जन्म लेगा तो वो कैसा होगा? व्यवहारिक रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से उसके अंदर क्या गुण पाए जाएंगे? क्या एक छोटा सा बच्चा ये जानता है कि ये व्यक्ति इस जाति का है, व्यक्ति इस धर्म का है? क्या वो बच्चा ये जानता है कि मुझे इसके साथ क्या व्यवहार करना है, मुझे इसके साथ क्या व्यवहार करना है? क्या वो बच्चा लालच करना जानता है? नहीं जानता है। तो मतलब उसका नेचर क्या है? उसका नहीं, बल्कि हर एक बच्चे का जब जन्म लेता है तो उसका नेचर कैसा होता है? वो होता है नैतिकतापूर्ण नेचर, सदाचरण होते हैं उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़े होते होते उसके साथ कई प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती है जो कि कुछ लोगों को अपराध की ओर धकेल देती है, कुछ लोगों को लालच करना सिखा देती है, जबकि कुछ लोग फिर भी संयमित रहते हैं। संयमित रहते हुए, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए, समाज में उनके निर्धारित कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सदाचारपूर्ण आचरण मतलब अच्छा आचरण है, हम अच्छे कार्यों को करें। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देते रहेंगे हम, लेकिन ज़्यादा अगर मैं सवाल पर गया तो हमारा जो टॉपिक है हम थोड़ा सा उससे हट जाएंगे। वापस एक बार चर्चा करते हैं टॉपिक पर, फिर आपके सवालों पर आएंगे। देखिए, अब हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि जब हम प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने पहले थिंकर प्लेटो के बारे में पढ़ा, और दूसरे जो थिंकर है अरस्तु, अब हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही अरस्तु का नाम आता है आपके मस्तिष्क में एक ख्याल आ जाना चाहिए, और वो ख्याल ये है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं राजनीति विज्ञान के जनक? कारण क्या है? जबकि अरस्तु शिष्य हैं प्लेटो के, प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहा गया, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया है। कारण है इसके पीछे कि प्लेटो के विचार जो थे वो थे दार्शनिक विचार। अरस्तु ने जो विचार प्रतिपादित किए हैं वो सारे हैं तार्किक आधार पर। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, 158 कॉन्स्टिट्यूशन, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात अरस्तु ने जो विचार दिए थे वो थे तुलनात्मक विचार, यानी कि सभी संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात उनमें तुलना की। तुलना के पश्चात अरस्तु ने जो विचार दिए वो बहुत लॉजिकल विचार थे, बहुत वैज्ञानिक विचार थे, और उन वैज्ञानिक विचारों के कारण ही अरस्तु को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अब हम अरस्तु के जीवन परिचय को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु के जन्म की। अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व
अरस्तु का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ था, स्थान कौन सा था? स्थान था यूनान का स्टेगिरा नगर, स्टेगिरा, जो कि कहां पर है? यूनान में है। यहां पर इनका जन्म हुआ था। अरस्तु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अरस्तु की प्रसिद्ध रचना है प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स अरस्तु की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और अरस्तु ने पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाया है। अरस्तु के जो विचार हैं वो विचार वैज्ञानिक विचार हैं। हमें पॉलिटिक्स के माध्यम से इस बात का पता चलता है। अब देखिए, हम अरस्तु के जीवन परिचय से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज और देखते हैं, वो है लीसियम। लीसियम उनकी शिक्षण संस्थान था जो उन्होंने स्थापित किया था, शिक्षण संस्थान। जिस तरह से प्लेटो ने अकादमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, अरस्तु ने लीसियम नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी और पॉलिटिक्स नामक जो रचना है उनकी, उसमें अपने विचार दिए हैं। पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट रचना है कि वर्तमान समय में जब भी नाम आता है पॉलिटिक्स का तो उसको आधारभूत रचना के रूप में देखा जाता है। राजनीति विज्ञान में जितने भी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके लिए एक तरह से पॉलिटिक्स एक आधारभूत रचना मानी जाती है। और यही कारण है कि अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु और प्लेटो दोनों में विचारों में डिफरेंसेस थे, विचारों में फर्क था। हालांकि जब प्लेटो ने अरस्तु को पढ़ाया, अरस्तु जिस समय अकादमी में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहकर पुकारते थे। मस्तिष्क का अर्थ यह था कि सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, गर्व था अरस्तु पर। लेकिन अरस्तु ने आगे जाकर के प्लेटो के विचारों से भेद रखते हुए अपने विचारों को एक डिफरेंट वे में, एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। चूंकि प्लेटो के आदर्शवादी दृष्टिकोण था उनका और अरस्तु का दृष्टिकोण कैसा है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इसलिए अरस्तु ने अपने विचारों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया और यही कारण है उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये तो हमने जाना अरस्तु के जीवन परिचय को लेकर के, जिसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार वापस रिपीट करते हैं। हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था इन्होंने। 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। स्थान क्या था? स्टेगिरा, यूनान, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा हमने देखा कि इन्होंने जो किताब लिखी है वो है पॉलिटिक्स, और जो उन्होंने शिक्षण संस्थान खोला उसका नाम है लीसियम। तो ये सारी चीजें हमने अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में पढ़ी है। अब हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की ओर जाना चाहेंगे। अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा है। पहला है वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय क्या है और सुधारात्मक न्याय क्या है? अरस्तु ये कहते हैं कि जो भी सार्वजनिक पद है, जो अवसर है, उन सभी का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जो वर्तमान समय में भी है प्रचलित। कैसे कि जो भी सरकारी नौकरी आती है, सार्वजनिक पद है, और उसके आधार पर जो लाभ दिए जाते हैं वो लाभ आपको योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। तो अगर योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पदों का वितरण हो और लाभों का वितरण हो तो स्वतः न्याय की स्थापना हो जाती है। सुधारात्मक न्याय में अरस्तु ने क्या कहा है? सुधारात्मक न्याय में अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अगर आप
अपराध करने वाले को दंड दोगे और जो अच्छा कर रहा है उसको आप पुरस्कार दोगे, तो इससे अच्छे कार्य करने की ओर लोग प्रेरित होंगे और बुरा कार्य करने से डरेंगे, और ऐसा करके आप एक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। अरस्तु ने एक बात और भी कही है। वो क्या कहा है? अरस्तु ने कहा है कि सभी लोगों में न्याय को लेकर के एक जैसे विचार होते हैं और इसी आधार पर राज्य नामक संस्था का जन्म हुआ है। राज्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम सभी न्याय पसंद हैं, हम सभी के अंदर न्याय कहीं ना कहीं विद्यमान है, न्याय को लेकर हम सबके मन में एक जैसे ही विचार है। तो यहां पर आपने देखा कि अरस्तु ने न्याय को बांटा कितने भागों में है? वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में बांटा है। हम लोग यहां पर, क्योंकि वक्त हो रहा है आज की इस क्लास को समाप्त करने का, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली क्लास में हम इसी चर्चा को इसी प्रकार से अभी और आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय और इसके अलावा अरस्तु ने क्या क्या कहा है। तो मैं इस क्लास को आज यहाँ समाप्त करूँ इससे पहले आप लोगों से एक बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। वो बात क्या है? देखिए, विपरीत परिस्थितियों में ही एक व्यक्ति के चरित्र सामने आते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है। अभी हम सभी लोग कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी है, हम उसका सामना कर रहे हैं और उस महामारी ने पूरे विश्व को हिला करके रखा हुआ है। जहां एक और लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा सिस्टम बहुत बिगड़ चुका है, अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, वहीं विद्यार्थी जगत का भी एक भाग ऐसा है जो दुखी है क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, और वहीं विद्यार्थी जगत का एक भाग ऐसा भी है जो बहुत खुश है। खुश क्या किस बात को लेकर के है? खुश इस बात को लेकर के है कि अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस बार परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, परीक्षा देनी या ना देना, पढ़ना या ना पढ़ना, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि इस समय आप लोगों की जो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी वो आपको आने वाले टाइम में कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आप छोड़ दीजिए चिंता परीक्षा की। ये मत सोचिएगा हमारी परीक्षा कब होगी। आप तो अपना कंसंट्रेशन किस पे कीजिए? जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ोगे, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको आने वाले समय में कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाले हैं। तो आप अपना ध्यान सारा किस पर रखिए? पढ़ाई पर रखिए। बाकी सारी बातों से अपना ध्यान हटा लीजिए। अपना आप को स्वस्थ रखिए, अपना आप को फिट रखिए। मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करूंगा और कल फिर 9 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं अगली क्लास के साथ में। आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हैं। एक ने लिखा है जिनका नाम है सेनदान चारण, वो कह रहे हैं बिल्कुल राइट सर, हाँ बिल्कुल सही है। लक्ष्मण सिंह भाटी कह रहे हैं ठीक है सर। बिल्कुल आप लोग जो इस समय, हाँ आपने कहा यथार्थवादी क्या है, हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल यथार्थवाद पर भी चर्चा करने वाले हैं। आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, इन पर भी चर्चा की जाएगी। पर क्लास का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अगली क्लास का आप इंतजार कीजिए। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखिए। जय हिंद।